अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम वजीहा मुक़द्दस है और मैं पीएस क्लिनिकल साइकोलॉजी की स्टूडेंट हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इमेजरी। फर्स्ट हम देखेंगे व्हाट इज़ इमेजरी। इमेजरी होता क्या है। इमेजरी जो है वो स्टिमुलेशन की एक फॉर्म है। इमेजरी में हम सेंसरी एक्सपीरियंसेस करते हैं, जैसे कि सूंघना, देखना, महसूस करना, लेकिन जो सारा एक्सपीरियंस होता है वो एक्सपीरियंस होता है, सारा तजर्बा होता है वो हमारे दिमाग में चल रहा होता है। इमेजरी में हम प्रीवियस अच्छे एक्सपीरियंसेस को इमेजिन करते हैं या नई चीज़ों को इमेजिन करते हैं अपने खुद को तैयार करने के लिए, अच्छी परफॉर्मेंस के लिए। इमेजरी में हम विजुअलाइजेशन करते हैं, मेंटल रिहर्सल करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि इमेजरी सेंसेस कौन सी हैं। इमेजरी सेंसेस में विजुअल सेंसेस होती हैं, ऑडिटरी सेंसेस, टैक्टाइल सेंसेस, ओल्फैक्टरी सेंसेस एंड गस्टेटरी सेंसेस। फर्स्टली विजुअल सेंसेस क्या होती है। विजुअल सेंसेस होती हैं सेंसेस ऑफ सी, व्हाट वी सी, आई सॉ ब्लू स्काई। सेकेंड है ऑडिटरी सेंसेस। ऑडिटरी सेंसेस होती है सेंसेस ऑफ हेयरिंग, मीन्स व्हाट वी हेयर। फॉर एग्जाम्पल, आई हेयर द साउंड ऑफ बर्ड्स। टेक्सटाइल सेंसेस होती है सेंसेस ऑफ टच, मीन्स व्हाट वी टच, व्हाट वी फील। टेक्सटाइल सेंस में फॉर एग्जांपल आई फील्ड वेटी ग्रास, मैंने गीली ग्रास को टच किया या मैंने फील किया उसको। और फैक्ट्री सेंसेस होती हैं सेंसेस ऑफ स्मेल, मतलब व्हाट वी स्मेल। फॉर एग्जांपल, आई स्मेल्ड द फ्रेग्रेंस ऑफ रोजेज़, मैंने गुलाबों की खुशबू सूंघी या उनको महसूस किया। और गैस्ट्रेटरी सेंसेस होती हैं सेंसेस ऑफ टेस्ट, मतलब व्हाट वी टेस्ट। आई टेस्ट द चॉकलेट, आई ईट द चॉकलेट। नेक्स्ट हम देखते हैं टाइप्स ऑफ इमेजरी। रिसर्चर्स के मुताबिक एथलीट्स के अंदर 4 टाइप्स ऑफ इमेजरीज होती हैं। फर्स्ट विजुअल, ऑडिटरी, ऑल्फैक्टरी एंड किनेस्थेटिक। फर्स्ट 3 हम देख के आए पीछे के। विजुअल क्या होती है। विजुअल होती है व्हाट वी सी, ऑडिटरी होती है व्हाट वी हेयर, ऑल्फैक्टरी होती है व्हाट वी स्मेल एंड किनेस्थेटिक होती है ऑलमोस्ट सेम होती है टैक्टाइल से। बस इसमें डिफरेंस इतना होता है कि इसमें फुल बॉडी सेंसेशन इन्वॉल्व होती है। मीन्स फॉर एग्ज़ाम्पल हम एक बर्ड्स की एग्जांपल्स ले लेते हैं। बर्ड्स के सारे जब वो पूरा पर फड़फड़ाता है, मतलब फ्लैपिंग विंग्स ऑफ द बर्ड्स, जब बर्ड्स जो है वो पूरे परों के साथ फड़फड़ाता है तो उसकी बॉडी भी शेक करती है, उसकी बॉडी इन्वॉल्व होती है, उसकी सेंसेशन इन्वॉल्व होती हैं सारी। नेक्स्ट हम देखते हैं कि एविडेंस ऑफ इमेजरी। एविडेंस ऑफ इमेजरी क्या है। एथलीट्स में जो है वो इमेजरी का इस्तेमाल करते हैं जो वाकई परफॉर्मेंस को बढ़ाती है, लेकिन स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट ने जो है वो 3 टाइप्स ऑफ एविडेंस नोट किए हैं एथलीट्स के अंदर। पहली है एनीडोटल रिपोर्ट्स। एनीडोटल रिपोर्ट्स होती है, एनीडोटल रिपोर्ट्स ना बेस्ड करती है पर्सनल ऑब्जर्वेशन पे, कलेक्शन पे। और ये एनीडोटल एविडेंस जो है वो शेयर्ड एक्सपीरियंसेस भी हो सकते हैं, नैरेटिव भी हो सकता है, जो एक पॉइंट ऑफ व्यू बनाते हैं। मतलब एनीडोटल एविडेंस होती है पेश किस्सा गोई का सबूत, या फिर कोई बात बताना, या फिर कोई किस्सा शेयर करना, या एक्सपीरियंस या कहानी की शक्ल में भी हो सकता है। ये जो भी हम कहानी की शक्ल में बताते हैं या फिर उससे जो हमारा एक पर्सपेक्टिव बनता है। सेकंड वन है केस स्टडीज़ एंड थर्ड वन है साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स। नेक्स्ट हम देखते हैं कि इमेजरी इन स्पोर्ट्स, वेयर, व्हेन, व्हाई एंड वर्ड। मतलब इमेजरी जो है वो स्पोर्ट्स के अंदर कहाँ, कब, क्यों और क्या यूज़ होती है। इसमें हम देखते हैं फर्स्टली हम इसमें देखते हैं कि इमेजरी वेयर, कहाँ एथलीट्स के अंदर एथलीट्स इमेजरी कहाँ यूज़ करते हैं। ज़्यादातर खिलाड़ी जो है वो इमेजरी जो इस्तेमाल करते हैं मुकाबले में इस्तेमाल करते हैं। प्रैक्टिस में भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मुकाबले में प्रैक्टिस से ज़्यादा यूज़ होती है। नेक्स्ट हम देखते हैं व्हेन डू एथलीट्स इमेजरी। एथलीट्स जो है वो कब इमेजरी यूज़ करते हैं। एथलीट्स जो है वो प्रैक्टिस से पहले इमेजरी यूज़ करते हैं, प्रैक्टिस के बाद इमेजरी का इस्तेमाल करते हैं, और प्रैक्टिस से बाहर मुकाबलों के दौरान इस्तेमाल करते हैं, और उसके बाद या उसके अलावा जो है वो चोट की रिकवरी के लिए या चोट से ठीक होने के लिए जो है वो इमेजरी का यूज़ करते हैं। वाई डू एथलीट्स इमेजरी। एथलीट्स जो है वो इमेजरी का यूज़ क्यों करते हैं। एथलीट्स जो हैं वो खुद को रिलैक्स करने के लिए इमेजरी का इस्तेमाल करते हैं, अपने आप को मोटिवेट करने के लिए इमेजरी का इस्तेमाल करते हैं, और जिससे वो अच्छा इमेजिन करते हैं या अच्छी उनकी इमेजिनेशन होती है, जिससे उनकी जो परफॉर्मेंस है अच्छी हो जाती है, इसलिए वो गुड परफॉर्मेंस के लिए भी इमेजरी का यूज़ करते हैं। एंड लास्ट हम देखते हैं कि व्हाट डू एथलीट्स इमेजरी। एथलीट्स जो है वो क्या इमेजिन करते हैं। एथलीट्स जो है वो
नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों करैक्टरिस्टिक जो है वो इमेजिन करते हैं और उसमें उनकी सारी सेंसेस इन्वॉल्व होती हैं और उसमें जो है वो पर्सपेक्टिव भी इन्वॉल्व होते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों पर्सपेक्टिव इन्वॉल्व होते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि नेचर ऑफ इमेजरी। नेचर ऑफ इमेजरी में हम देखते हैं कि ज़्यादातर स्टडीज़ रिपोर्ट जो हैं वो ये डिस्क्राइब करती हैं कि एथलीट्स पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों करैक्टरिस्टिक्स को इमेजिन करते हैं, लेकिन ज़्यादातर प्रैक्टिस के दौरान और कंपटीशन से पहले जो है वो इमेजरी का यूज़ करते हैं। एक रिपोर्ट्स के मुताबिक जो है वो एथलीट्स ने एक पॉजिटिव इमेजरी के जो पॉजिटिव करैक्टरिस्टिक्स के जो इफेक्ट्स रिपोर्ट किए गए हैं, उसमें एक एथलीट्स ने जो है वो रिपोर्ट किया था कि जब वो अच्छी गुड थिंग्स को, गुड प्लेसेस को के बारे में सोचता है ना, तो सोचता है कंपटीशन से पहले, तो वो परेशानियों से थोड़ा दूर हो जाता है, एंजाइटी से दूर हो जाता है, जिसकी वजह से वो अच्छी परफॉर्मेंस दे सकता है, अच्छी परफॉर्मेंस देता है। और ऑन द अदर हैंड जब नेगेटिव करैक्टरिस्टिक्स के इफेक्ट्स देखे गए इमेजरी में, तो रिकॉर्ड किया गया कि एक एथलीट ने बताया कि जब वो ऐसा इमेजिन करे मैच के दौरान कि वो उससे बुरा शॉट मारा गया या वो बुरा खेल रहा है, तो वो असल में भी जब शॉट की बारी आती है उससे, तो वो बुरा शॉट ही उससे लग जाता है और बुरा शॉट ही लग जाता है। इमेजरी जो है वो आपको फोकस में मदद देती है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम उसके नेगेटिव इफेक्ट्स होते हैं। ज़्यादातर उसके नेगेटिव इफेक्ट्स देखेंगे, मतलब ज़्यादातर जब हम इमेजिन करते हैं हम नेगेटिव की तरफ ही चले जाते हैं। नेगेटिव इफेक्ट्स में देखते हैं कि इमेजरी जो है ना वो बहुत ज़्यादा एंजाइटी जो है वो क्रिएट कर देती है, टू मच एंजाइटी क्रिएट कर देती है। उसके बाद जो है ना इमेजरी जो है वो इररेलेवेंट की तरफ भी मतवजह दिलवा देती है। हम मतलब हमें हमारे जो इररेलेवेंट फैक्टर्स होते हैं उनकी तरफ हमारा जो ध्यान है उसको, हमारी अटेंशन को उसकी डायरेक्शन की तरफ भेज देते हैं कि हम इररेलेवेंट चीज़ें भी सोचने लग जाते हैं। और जो है वो इमेजरी जो है ना वो आपकी गलतियों, अगर आपने अपनी इमेजरी पे कंट्रोल नहीं रखा है, मतलब आपने कंट्रोलेबिलिटी नहीं रखी है अपनी इमेजरी के अंदर, आपकी इमेजरी में वाइवेडनेस नहीं है। वाइवेडनेस होता है रियलिटी या फिर क्लियरिटी, नियर टू रियलिटी। अगर आपकी उस कंट्रोलेबिलिटी या फिर वैलिडिटी नहीं है, तो आप जो है वो नेगेटिव इफेक्ट्स की तरफ चले गए। अगर आपने नेगेटिव करैक्टरिस्टिक्स को काबू नहीं पाया, तो फिर आप नाकामी की तरफ चले जाते हो और गलतियों की तरफ आपको ले जाती है इमेजरी। ज़्यादातर इमेजरी में ओवर कॉन्फिडेंट भी हो जाते हैं। जैसे कि आपने अगर अच्छा इमेजिन किया है, आपने इमेजरी में आप अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, अच्छी कारकर्दगी कर रहे हो, तो आप ओवर कॉन्फिडेंट की तरफ ही चले जाते हो। नेक्स्ट हम देखते हैं कि इमेजरी के पर्सपेक्टिव क्या हैं। इमेजरी के पर्सपेक्टिव जो है एथलीट्स अमूमन अपनी इमेज को देखने के लिए ना इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों पर्सपेक्टिव को चूज़ करते हैं। ये जो पर्सपेक्टिव होते हैं ये हालात और सिचुएशन या इन्वायरमेंट पे बेस करते हैं। दो पर्सपेक्टिव दिए गए हैं, इंटरनल इमेजरी और एक्सटर्नल इमेजरी। अब हम इसको एक एक करके देखते हैं कि इंटरनल इमेजरी क्या होता है और एक्सटर्नल इमेजरी क्या होता है। इंटरनल इमेजरी वो होता है कि एथलीट जो है वो अपनी इमेजेस को अपनी ज़ात के लिहाज से या अपने लिहाज से जो है ना पर्सपेक्टिव से देखता है, जैसे वो अपने आप को देखना चाहता है। और एक्सटर्नल इमेजरी होती है कि जो एथलीट होता है वो अपने आप को इमेजरी में जो है ऑब्जर्वर के जो है पर्सपेक्टिव से देखता है कि दूसरा उसको कैसे देखता है। फॉर एग्जांपल वो अपने आप को एक मूवी में वो ऐसे ऑब्जर्व करता है या वो ऐसे इस पर्सपेक्टिव से देखता है कि वो अपने आप को एक मूवी में देख रहा है, और वो ऐसे देखता है मूवी के अंदर जैसे उसकी मूवी दूसरे लोग देख रहे हैं, दूसरे लोग जैसे ऑब्जर्व करते हैं वो वैसे ही उसी पर्सपेक्टिव से अपने आप को देखता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑफ द इमेजरी द अफेक्टिवनेस। मतलब कि इमेजरी के असर, जो इमेजरी के असर होते हैं उनको मुतासिर करने वाले फैक्टर्स कौन कौन से हैं। फर्स्ट हम देखते हैं द नेचर ऑफ टास्क। द नेचर ऑफ टास्क होता है कि इमेजरी जो सबसे ज़्यादा अफेक्ट करती है ना वो हमारी कोग्निटिव टास्क पे करती है। नेक्स्ट हम देखते हैं द स्किल लेवल ऑफ द परफॉर्मेंस। स्किल लेवल ऑफ परफॉर्मेंस होती है कि आपकी जो इमेजरी है जो वो हेल्प करती है आपकी परफॉर्मेंस के ऊपर जो है, लेकिन जो इमेजरी जो होती है वो पुराने और नए दोनों खिलाड़ियों की कारकर्दगी के असरात को ना मजबूत बनाने में मदद करती है। इमेजिनिंग थर्ड वन देखते हैं हम इमेजिनिंग एबिलिटी देखते हैं कि हम इमेजरी जो होती है वो ज़्यादा मुफीदमंद होती है। मुफीदमंद तब साबित होती है जब कोई फ़र्द या इंडिविजुअल जो है वो अपने अंदर इमेज बनाने की एबिलिटी में कंट्रोल और वाइवेडनेस मतलब मैंने आपको पहले बताया था कि क्लैरिटी और नियर टू रियलिटी ज़्यादा होती है। अगर उसकी इमेजरी में क्लैरिटी और कंट्रोल नहीं होगा तो वो इतनी अफेक्टिव नहीं होगी, इतनी अफेक्टिवनेस साबित नहीं होगी
लास्ट हम देखते हैं यूजिंग इमेजरी अलॉन्ग विथ फिजिकल प्रैक्टिस। फिजिकल प्रैक्टिस में इमेजरी जो है वो फिजिकल प्रैक्टिस की जगह नहीं ले सकती, इसको बेटर ज़रूर कर सकती है, इसकी कारकर्दगी में बेटर ज़रूर कर सकती है, लेकिन बेटर कारकर्दगी बेटर परफॉर्मेंस के लिए जो है ना वो फिजिकल प्रैक्टिस साथ करनी पड़ती है इमेजरी की। आप सिर्फ इमेजरी करके जो है वो फिजिकल प्रैक्टिस में अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे सकते। मतलब आपने सिर्फ इमेजिन किया इमेजरी में कि आप अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हो, आप कॉन्फिडेंट तो हो जाते हो, लेकिन अगर आपने प्रैक्टिस ही नहीं की है तो आप अच्छी परफॉर्मेंस कैसे दोगे। तो इसलिए इमेजरी और फिजिकल प्रैक्टिस दोनों एक साथ लेके चलेंगे तो फिर इसके फैक्टर्स जो है वो जो अफेक्टिव होगी इमेजरी। नेक्स्ट हम देखते हैं थ्योरीज ऑफ इमेजरी। फर्स्ट थ्योरी देखते हैं हम साइकोन्यूरोमस्कुलर थ्योरी। सेकंड वन हमने देखनी है सिंबॉलिक लर्निंग थ्योरी। थर्ड वन थ्योरी है बॉय इन्फॉर्मेशनल थ्योरी। फोर्थ वन थ्योरी है ट्रिपल कोड मॉडल। फिफ्थ थ्योरी है साइकोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन। चलिए हम देखते हैं फर्स्ट थ्योरी थी साइकोन्यूरोमस्कुलर थ्योरी। साइकोन्यूरोमस्कुलर थ्योरी जो है वो कारपेंटर ने प्रपोज की थी 1894 में। उसने एक प्रिंसिपल डिस्क्राइब किया था आइडियो मोटर। इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जो है वो इमेजरी फैसिलिटेट करती है लर्निंग मोटर स्किल्स को। फैसिलिटेट करती है, मतलब कि अगर आप इमेजर किया है आपने, तो इमेजरी से जो है वो आपके न्यूरोमस्कुलर एक्टिवेट हो जाते हैं। न्यूरोमस्कुलर्स क्या होते हैं, आपके ब्रेन्स के अंदर जो मसल्स होते हैं उसको न्यूरोमसल्स कहते हैं, और जो उसके एक्टिविटी अगर आप इमेजरी करते हो, इमेजरी के दौरान जो है वो न्यूरोमस्कुलर एक्टिवेट्स हो जाते हैं, ठीक है। जिससे अगर आपकी इमेजरी के अंदर अवेयरनेस है तो आपकी एक्चुअल एक्सपीरियंसेस में आपकी बॉडी भी रिस्पॉन्स करना शुरू कर देती है। इसको जो है वो एगमंड जोकबसन ने जो है वो 1931 में इसी कॉन्सेप्ट को जो है वो आगे कंटिन्यू किया था साइंटिफिक स्पोर्ट्स के साथ। साइंटिफिक स्पोर्ट पे इसने कंटिन्यू किया था इस कॉन्सेप्ट को, और इसने जो है वो मॉनिटर किया था कि जब आप इमेजर कर रहे होते हो तो आपकी बॉडी भी जो है ना वो आपके न्यूरोमस्कुलर्स जो हैं वो रिस्पॉन्स करना शुरू कर देते हैं। जैसे कि इमेजिनेशन में आप अपनी आर्म को जो है अपने बाजू को बेंड कर रहे हो, तो असल में भी आपकी बॉडी के अंदर आपके आर्म के अंदर कॉन्ट्रैक्शंस फील होने लग जाएगी आपको। आपके मसल्स के अंदर जो है वो फ्लेक्सर मसल्स जो हैं आपके, उसमें कॉन्ट्रैक्शंस आपको फील होगी, ठीक है ना। और इसी के तहत जो है ना स्वीन 1976 के अंदर मॉनिटर किया गया था कि स्काइडो हिल के अंदर जो है, जब स्काइडो हिल की थी उनके पाँवों के अंदर जो है वो इलेक्ट्रिक एक्टिविटी जो है वो होने लगी थी, मॉनिटर हुई थी। जो कि जब उन्होंने इमेजिन किया था कि वो स्काई डाउन हिल्स कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने सिर्फ इमेजिन किया था, की नहीं थी, लेकिन फिर भी उनके पाँवों में, उनकी फीट्स के अंदर जो है वो इलेक्ट्रिक एक्टिविटीज़ जो है वो एक्टिवेट हो गई थी। नेक्स्ट हम देखते हैं सिंबॉलिक लर्निंग थ्योरी। सिंबॉलिक लर्निंग थ्योरी जो है वो सैकिट ने प्रपोज की थी 1934 में। सिंबॉलिक लर्निंग थ्योरी जो है वो सजेस्ट करती है कि इमेजरी एक्ट करती है कोडिंग सिस्टम की तरह एक्ट करती है, जो लोगों को उनकी परफॉर्मेंस और उनकी स्किल्स को इम्प्रूव करने में मदद करती है। सिंबॉलिक लर्निंग थ्योरी एक कोडिंग सिस्टम की तरह काम करती है और लोगों के अंदर जो है वो उनकी परफॉर्मेंस, उनकी कारकर्दगी और उनकी जो स्किल्स होती है उनको इम्प्रूव करने में मदद देती है। जैसे कि हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे कि एक डबल टेबल टेनिस मैच होता है, प्लेयर्स होते हैं, उसमें जो एक प्लेयर होता है, एक पार्टनर होता है, वो अपने पार्टनर के मूव्स को देख लेता है कि उसने राइट शॉट मारना है, वो राइट शॉट मारेगा तो वो इमेजिन करता है तो मैंने इस तरह अपना बॉडी गेस्चर रखना है, मैंने इस तरह शॉट मारना है। अगर उसने लेफ़्ट साइड से उसने शॉट मारा तो मैंने इस तरह मारना है। वो अपने इमेजिनेशन में पूरी उस शॉट को इमेजिन कर लेता है, उसकी इमेज बना लेता है, और जब वो उसका पार्टनर शॉट मारता है तो वो उसी तरह अपने आप को प्रिपेयर, जैसे उसने किया होता है इमेजरी में उसने शॉट किया होता है, उसी तरह वो शॉट मारता है, जिससे उसकी परफॉर्मेंस हाई हो जाती है। परफॉर्मेंस और स्किल्स जो है वो उसकी जो है वो परफॉर्मेंस और जो उसकी स्किल्स हैं वो इम्प्रूव हो जाती हैं। जैसे कि हम एक और एग्जांपल्स की तरह देखते हैं। अगर आप कार ड्राइव करते होंगे तो कार ड्राइविंग में आप देखा होगा कि एक नैरो रोड है, नैरो रोड पे दो जो है वो कार्स जा रही हैं,
दो कार्स ज़्यादा तो नहीं, लेकिन उसमें इतना ज़्यादा गैप नहीं है। तो आप इमेजिन करते हो कि अगर इसने ऐसे, और एक टर्न आता है और आप इमेजिन करते हो अगर इस टर्न के ऊपर इसने ऐसे गाड़ी को टर्न किया तो मैंने इस साइड से गाड़ी निकालनी है। आप सिर्फ इमेजिन करते हो और जब वो गाड़ी पास आती है और इमेजिनेशन में इमेजिनी करने के बाद ही जब वो टर्न आता है तो आप उसी तरह से ही गाड़ी को निकालते हो। इस तरह आपने इमेजिन करके आपकी स्किल्स और आपकी परफॉर्मेंस जो है वो हाई हुई। ठीक है, आई होप आपको ये थ्योरी समझ भी आई होगी। नेक्स्ट हम देखते हैं बायो इन्फॉर्मेशनल थ्योरी। बायो इन्फॉर्मेशनल थ्योरी जो है वो लैंग्स ने प्रपोज की थी 1977 में। इस मॉडल के तहत जो है वो दो टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट दी गई हैं। इस थ्योरी में दो स्टेटमेंट्स दी गई हैं। पहली स्टेटमेंट दी गई है स्टिमुलस प्रोपोजिशन, सेकंड स्टेटमेंट दी गई है रिस्पॉन्स प्रोपोजिशन। स्टिमुलस होता है कि कोई भी इन्वायरमेंट, कोई भी सिचुएशन, कोई भी पार्टिकुलर सिनेरियो या कोई भी इवेंट, उसको हम स्टिमुलस कहते हैं। ठीक है, और प्रोपोजिशन होते हैं उस स्टिमुलस के रिस्पॉन्स, उस स्टिमुलस के बाद उस रिस्पॉन्स में जो भी हमारी बॉडी के अंदर चेंजिंग्स आएंगे या हमारा बॉडी रिस्पॉन्स होगा, बॉडी एक्टिविटी का रिस्पॉन्स होगा, वो रिस्पॉन्स प्रोपोजिशन होगा। इसको हम देखते हैं कि एक एग्जाम्पल के थ्रू। फॉर एग्जाम्पल आपका एक टेस्ट है और आपका जो रोल नंबर है वो 3rd रो में 5th सीट आपको मिली है आपके रोल नंबर के हिसाब से। तो जो आपको सीट मिली है, जो ये सारा सिनेरियो, ये स्टिमुलस है और और आप बैठे हो और आपको सोचने में आपने इमेजिन किया सिर्फ कि 3rd रो में 5th सीट आपकी है और आपको एंजाइटी होना शुरू हो गई है, आप डिसकम्फर्टेबल हो गए हो, आपकी बॉडी में पसीना आपको शुरू, आप टेंशन में हो कि मतलब आपकी बॉडी ने रिस्पॉन्स किया। जो सारा सिनेरियो था, जो आप बैठे हो 5th सीट पे, ये स्टिमुलस हो जो आपका रिस्पॉन्स को डिसकम्फर्टेबल वाला और एंजाइटी हुई है आपको, ये रिस्पॉन्स है। लेकिन जो बायो इन्फॉर्मेशन थ्योरी देखते हैं हम, इसके अंदर वाइवरनेस और क्लैरिटी होनी चाहिए, मतलब नियर टू रियलिटी होना चाहिए। मैंने आपको कहा था कि आपका टेस्ट है और आप 3rd रो की 5th रो में बैठे हो, 5th सीट पे बैठे हो, तो ऑब्वियसली आपने अपनी क्लास का ही जो सिनेरियो है, अपने क्लास का ही सारा स्केड्यूल या फिर अपने क्लास का ही सारा सीन आपने जो है वो इमेजिन किया होगा। आपने अपनी रूम का, तो आपने रूम का इमेजिनेशन नहीं किया होगा, आपने किसी जंगल का नहीं किया होगा, आपने ये किया होगा कि आपकी क्लास के अंदर आपकी 3rd रो में आप 5th सीट पे बैठे हो। इसलिए इसमें कंट्रोलेबिलिटी और अवेयरनेस ज़रूरी है। नेक्स्ट थ्योरी हम देखते हैं ट्रिपल कोड मॉडल। ट्रिपल कोड मॉडल जो है वो एसेंस ने जो है वो प्रपोज की थी 1984 में। इसके अंदर जो है वो 3 अफेक्ट्स जो हैं वो कंसीडर किए गए हैं। 3 अफेक्ट्स हैं इमेजरी के ट्रिपल कोड मॉडल में। ये जो रेफर करता है ISM स्टैंड फॉर होता है आई फॉर इटसेल्फ, एस मीन्स होता है सोमैटिक रिस्पॉन्स एंड एम इज इक्वल टू मीनिंग। ट्रिपल कोड मॉडल जो है वो सिमिलर है लैंग्स बायो इन्फॉर्मेशन थ्योरी, जो हम अभी प्रीवियस थ्योरी पढ़ के हैं बायो इन्फॉर्मेशन थ्योरी, ये उसी तरह की बिल्कुल सिमिलर थ्योरी है, बस इसमें थोड़ी सी चेंजिंग्स आए। हम देखते हैं कि इटसेल्फ जो है वो सिमिलर करती है स्टिमुलस रिस्पॉन्स को, मतलब ये देखती है कि आप जो है वो आपकी सेंसरी यूज़ हो रही हैं और आप जो है आपने जो इमेज बनाई है ना वो रियल वर्ल्ड के साथ होनी चाहिए। मैंने आपको कहा था कि आपने इमेजिन किया कि आप 3rd रो की 5th सीट पे बैठे हो, तो आपने ऑब्वियसली विविडनेस इमेजिन किया था। आप क्लास है, आपने रियलिटी को, आपने विविडनेस को जो है वो के साथ इमेजिन किया था, वो होगी इटसेल्फ। ये जो है वो सिमिलर किससे करती है, स्टिमुलस प्रपोजिशन से। सेकंड हमने देखना है सोमैटिक रिस्पॉन्स। सोमैटिक रिस्पॉन्स होता है कि आपने जो इमेजिनेशन की है उसके रिजल्ट में आपके साइकोलॉजिकल चेंजेस होते हैं आपके बॉडी के अंदर। ये भी वही बात हुई है कि आपकी जो हमने की थी रिस्पॉन्स प्रोपोजिशन वाली, कि आपकी बॉडी ने क्या रिस्पॉन्स दिया है इमेजिनेशन के एक्ट पे, आपकी बॉडी के अंदर क्या साइकोफिजियोलॉजिकल चेंजेस आए हैं, आपकी बॉडी में क्या चेंजेस आए थे, आपको डिप्रेशन हो गया, आपको एंजाइटी हो गई थी, आपको डिसकम्फर्टेबल फील हुआ था। नेक्स्ट तो इसमें 3rd चीज़ जो ऐड हुई थी वो है मीनिंग ये है कि आप बैठे हो, आप कि हर इंसान जो है वो उस एक्सपीरियंसेस का मीनिंग क्या निकलता है, पॉजिटिव निकलता है, पॉजिटिव करैक्टरिस्टिक्स निकलते हैं कि नेगेटिव करैक्टरिस्टिक्स निकलते हैं। जैसे कि हमने देखा था कि 3rd रो के अंदर 5th सीट आपको मिली, तो उसमें जो है वो मीनिंग एक इंसान का ये भी निकल सकता है कि वो कि उसका पर्सपेक्टिव ये भी हो सकता है इस बात पे कि अच्छी बात है, मैं पुरस्कून होकर टेस्ट करूँगा, ये पुरस्कून होकर पेपर करूँगा क्योंकि कोई जानता नहीं होगा, या फिर उस पर टीचर ज़्यादा अटेंशन देते हैं, टीचर के सामने वो चेयर है। एक इंसान को जो है वो डिप्रेशन हुआ है, एंजाइटी हुई है, डिसकम्फर्टेबल हुआ, और एक को जो है वो कुछ भी उसको अच्छा इफेक्ट पड़ा है कि मैंने अच्छी बात है, मुझे कोई आगे पीछे वाला जानता नहीं है तो मुझे डिस्टर्बेंस नहीं होगी, मैं अच्छे तरीके से अपना टेस्ट या पेपर कर सकूँगा।
नेक्स्ट हम देखते हैं कि साइकोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन क्या है। साइकोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन में हम देखते हैं कि फर्स्ट थ्योरी जो बेस्ड स्टेटमेंट जो है वो अराउजल अराउजल सेट थ्योरी पे बेस्ड करती है। इसमें हम देखते हैं कि जो अराउजल सेट थ्योरी जो है वो इमेजरी जो है वो एक सेट के तौर पर, इसके अंदर पहली स्टेटमेंट के अंदर अराउजल सेट थ्योरी के अंदर इमेजरी जो है वो एक सेट के तौर पर काम करती है, जो बेस्ट लेवल को, जो हमारा ऑप्टिमम लेवल होता है, जो बेस्ट लेवल ऑप्टिमम लेवल को जो हासिल करने में हमारी मदद देती है, और ये इनकरेजमेंट लेवल के ऊपर काम करता है, और हमारी जो इरेलीवेंट बातों पे जो है ना हमारी तवज्जो ना देने पे जोर देता है। मतलब ये हेल्प करता है कि हम इरेलीवेंट पे जो है बातों पे जोर ना दें, और हमारी तवज्जो हटा देता है इरेलीवेंट से। और सेकंड जो इसकी सेकंड एरिया स्टेटमेंट जो एक्सप्लेनेशन है इसकी, हम देखते हैं कि जो इमेजरी है वो साइकोलॉजिकल स्किल्स को बढ़ाती है, जिसमें कारकर्दगी परफॉर्मेंस बढ़ाती है, मतलब हमारी परफॉर्मेंस को बढ़ा देती है, हमारी साइकोलॉजिकल स्किल्स को बढ़ा देती है, हमारी कॉन्फिडेंस को बढ़ा देती है, हमारा जो गोल होता है, हमारा फोकस ऑफ गोल होता है, हमें उसमें इजाफा करती है, और हमारी जो एंजाइटी होती है, डिप्रेशन होता है, उसको डिक्रीज़ कर देती है, उसको कम कर देती है। नेक्स्ट हम देखते हैं यूजेस ऑफ इमेजरी। इमेजरी के यूजेस क्या हैं, ठीक है। इमेजरी जो है फर्स्ट देखो, इम्प्रूव कंसंट्रेशन, मतलब कि आपके फोकस को बेहतर बना देती है इमेजरी। जो आपका फोकस है, आपने इमेजरी में इमेज बनाई है कि आपने जो है वो एथलीट ने इमेज बनाई है कि उसका गोल है कि उसने फर्स्ट पोजीशन ली है, उसने अपना जो उसने गोल सेट किया हुआ है, उसने इतना स्कोर करना है। वो इमेजिन करेगा कि मैंने इतना स्कोर करना है, मैंने अच्छी परफॉर्मेंस देनी है, और वो उसको इमेजिन करता है, उसके बाद वो अच्छी ही परफॉर्मेंस देता है, क्योंकि उसने एक सेट माइंड कर लिया होता है। जैसा आप सोचते हो तकरीबन आपके साथ होता भी वैसे ही है। सेकंड में हम देखते हैं कि एनहेंस मोटिवेशन। इमेजरी जो है वो मोटिवेशन को एनहेंस करती है, मतलब आपको इनकरेज करती है बेहतर परफॉर्मेंस के लिए। आपको थर्ड है प्रिपेयर फॉर कंपटीशन, आपको किसी भी कंपटीशन के लिए प्रिपेयर करती है, आपको किसी भी मुकाबले के लिए तैयार करती है। आपके अंदर था फोर्थ वन है बिल्ड कॉन्फिडेंस, आपके अंदर जो है वो कॉन्फिडेंस बिल्ड करती है, आपको कॉन्फिडेंस देती है। अगर आपने इमेजिन किया कि आप अच्छा खेल रहे हो, आपने अच्छा एक्सपीरियंस दिया, ऑटोमेटिकली आपके अंदर जो है वो कॉन्फिडेंट आ जाता है कि नहीं मैं अच्छा खेल सकता हूँ। फोर्थ वन देखते हैं स्किल एक्विजिशन। इसमें होता है कि आपने जो है ना अपने स्किल्स को हासिल करने में मदद करता है, मतलब आपने जो आपके स्किल्स हैं उसको हासिल करने में मदद देती है इमेजरी। नेक्स्ट है प्रिपेयर फॉर इंजरी, कोप विद पेन एंड इंजरी, आपको चोट के लिए और उसके दर्द के बर्दाश्त करने के लिए भी यूज़फुल होती है। लास्ट वन है सॉल्व प्रॉब्लम्स, आपके मसाइल को हल करने में भी मदद देती है। नेक्स्ट हम देखते हैं कीज़ ऑफ इफेक्टिव इमेजरी। क्या कीज़ है इमेजरी की, हमने देखनी है कीज़। इमेजरी में जो है वो साइकोलॉजिकल मतलब डिफरेंस जो साइकोलॉजिकल टेक्निक्स होती हैं उसकी तरह इमेजरी को भी प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। मतलब किसी भी प्रैक्टिस, अगर आपने इमेजरी की प्रैक्टिस नहीं की तो हर फर्द जो है वो, हर इंडिविजुअल जो है वो, हर पर्सन अच्छी इमेजरी नहीं कर सकता, क्योंकि इमेजरी के अंदर विविडनेस और कंट्रोलेबिलिटी होनी चाहिए, और उसके लिए आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। इसकी गुड इमेजेस बनाने के लिए इसके अंदर दो कीज़ होती हैं कि विविडनेस एंड कंट्रोलेबिलिटी। फर्स्ट हम देखते हैं कि विविडनेस क्या होती है। विविडनेस में जो मैंने बताया था कि विविडनेस होती है नियर टू रियलिटी एंड क्लियरिटी। अब हम देखते हैं इसको डिटेल में, देखते हैं कि विविडनेस होती क्या है। अच्छे इमेजेस होते हैं जो वो कोशिश करते हैं कि वो हर मुमकिन कोशिश करते हैं कि वो अपनी सेंसेस यूज़ करें। विविडनेस में क्लैरिटी के लिए हमें सेंसेस यूज़ करनी होती हैं, अपने सारे हवास यूज़ करने पड़ते हैं। इमेजरी को स्ट्रॉन्ग और रियलिस्टिक बनाने के लिए ज़रूरी है कि आप जो है ना अपने जहन में रियल एक्सपीरियंसेस बनाएं, रियलिटी पे इमेज बनाएं। आप अपनी मतलब जो आपकी परफॉर्मेंस से जो अटैच एक्सपीरियंसेस हैं और जो उसके अंदर इमोशंस और एंजाइटी और फ्रस्ट्रेशन होती है उसको आप खुद महसूस करने की कोशिश करें। आप उसको खुद महसूस करें और उसको कोशिश करें कि आप क्या फ़ील कर रहे हैं, एंजाइटी फ़ील कर रहे हैं, फ्रस्ट्रेशन फ़ील कर रहे हैं, इमोशंस फ़ील कर रहे हैं। आप उनको फ़ील करने की कोशिश करेंगे तो आप रियलिटी के करीब जाएंगे। मतलब जो आप असल में फ़ील करते हैं, आप एंजाइटी फ़ील करते हैं, फ्रस्ट्रेशन फ़ील कर रहे हैं, तो आप कोशिश करें कि असल में भी वही इमेजिन करें, ठीक है। और इसके आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है। आप कैसे इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं विविडनेस। आप एक्सरसाइज 1 जैसे आप जो है वो एक्सरसाइज 1 में फॉर एग्जांपल आप जो है वो इमेजेस, अगर आपको मुश्किल हो रही है तो आप एक्सरसाइज करें कि आप अपने माइंड में सोचें, आप उन चीज़ों के बारे में सोचें को तस्वर करें जिससे आप जो है रियल लाइफ में भी फेमिलियर होते हैं। जैसे कि आपका रूम, इमेज बीइंग एट होम, मतलब आप अपने रूम को
आप अपने रूम को इमेजिन करें, उसके फर्नीचर को, उसके टेक्सचर को, उसके कलर को, ताकि आपको आसानी और रियलिस्टिक इमेजरी करने में। ठीक है। सेकंड एक्सरसाइज में भी आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं कि पॉजिटिव परफॉर्मेंस ऑफ स्किल्स आर, जिसमें आप अच्छे इमेज में आप वही कारकर्दगी जो है इमेजरी कर रहे हैं, परफॉर्मेंस उसी स्किल्स की परफॉर्मेंस की इमेजरी कर रहे हैं जिसमें आप अच्छे हैं। कंट्रोबिलिटी हम नेक्स्ट हम की देखते हैं। कंट्रोबिलिटी इमेजरी की जो सेकंड की है वो है कंट्रोबिलिटी, यानी कि तस्वीर को किसी भी इमेज को जोड़ना या फिर सीखना है, मतलब इमेजरी में है, ताकि आप इमेजरी से वही ले सकें जो आप उसे चाहते हैं। मतलब बहुत से जो एथलीट्स होते हैं वो अपनी इमेजेस पर कंट्रोल उनका ना अपनी इमेजेस पर कंट्रोल नहीं होता, और फिर मोस्ट ऑफ द टाइम वो अपनी गलतियों को दोहरा देते हैं, इर्रेलेवेंट चीज़ों को सोचने लग जाते हैं, जिससे लैक ऑफ कॉन्फिडेंस हो जाता है, जिससे फिर वो गलतियाँ करने लग जाते हैं। अपनी इमेजेस को कंट्रोल करने से ना, कंट्रोल करने के लिए आप कंट्रोल करने से आप अपने उसको इमेजेस को जो है वो इमेजेस अच्छी बनाने में मदद मिलती है, और आप वैसे ही इमेज बनाते हैं जैसे आप अपने आप को देखना चाहते हैं। कंट्रोबिलिटी भी जो है वो प्रैक्टिस से ही कंट्रोबिलिटी आती है। जैसे कि हम देखते हैं कि इम्प्लीमेंटेशन कैसे कर सकते हैं यहाँ पे कंट्रोबिलिटी की। हम एक्सरसाइज देखते हैं कि कंट्रोलिंग इमोशंस। अब हम अपने जज्बात पे पहले अपने जज्बात पर काबू रखना है। आप अपने जज्बात पे काबू कैसे रखते हैं? आप अपने आप को ना आप अपने ऐसे सूरत हाल या फिर ऐसे सिचुएशन में अपने आप को इमेजिन करें कि आप एंजाइटी का शिकार हैं, जिससे आप अपना कॉन्फिडेंस खो देते हैं, अपना फोकस खो देते हैं। स्पेशली वो इमोशंस जिस सिचुएशन में आप महसूस करें कि आप अपना कॉन्फिडेंस खो रहे हैं, एंजाइटी का शिकार हो रहे हैं, या फिर आप जो है वो आपका फोकस नहीं हो रहा है। तो और इस इमेजरी में ना जो कुछ सुनते हैं, देखते हैं, महसूस करते हैं, उसको कंट्रोल करने की कोशिश करें। मतलब अपनी एंजाइटी लेवल को, अपने लैक ऑफ कॉन्फिडेंस को, अपने इमोशंस को, अपने डिप्रेशन को कंट्रोल करने की कोशिश करें, ताकि जो आपकी इमेजरी में है वो इर्रेलेवेंट चीज़ें हैं। अगर इर्रेलेवेंट चीज़ें आएंगी तो आपका फोकस जो है वो डाइवर्ट हो जाएगा, और ये जो इमेजरी है वो अफेक्टिव नहीं होगी। नेक्स्ट हम देखते हैं कि मॉडल क्या, मतलब हाउ टू डेवलप अब हमने देखना है मॉडल। नेक्स्ट हम मतलब हाउ टू डेवलप इमेजरी ट्रेनिंग में हम देखते हैं एक मॉडल। जो कॉलेज जो है वो 2001 ने उसने कुछ गाइडलाइंस बनाई थी, और उसने इमेजरी में जो ज़्यादा अफेक्टिव थी इमेजरी के लिए, उसने एक मॉडल दिया था। उसका नाम था PETTLEP। P स्टैंड फॉर फिजिकल नेचर, मतलब फिजिकल नेचर मतलब द फिजिकल नेचर ऑफ द मूवमेंट, जो हमारी फिजिकल की जो हमारी कुदरती हरकत होती हैं उसकी नेचर की हरकत। सेकंड हम देखते हैं कि E फॉर इन्वॉल्वमेंट। इसका मतलब है कि जो हमारी इन्वॉल्वमेंट की डिटेल्स होती हैं, स्पेसिफिक डिटेल्स होती हैं, माहौल की तफसीलात हमने अपने ज़हन में रखनी है। T स्टैंड फॉर टास्क, मीन्स टाइप ऑफ द टास्क। हम किस किस्म का काम कर रहे हैं, हमने वो करना है, हमने इरेलीवेंट काम पे नहीं चले जाना। और फोर्थ वन है T इज़ इक्वल टू टाइमिंग फॉर ऑफ मूवमेंट, मीन्स आपने स्टिमुलेशन का आपके स्टिमुलेशन का वक्त दिया है, आपके स्टिमुलेशन का प्रपोजिशन, आपकी सिचुएशन, आपकी मतलब आपने रियलिटी बेस पे ही करना है सारा कुछ। और L फॉर लर्निंग, मीन्स आपने लर्निंग ऑफ द कंटेंट ऑफ द मूवमेंट, मतलब आपने अपने मवाद को, अपने कंटेंट को सीखना है, समझना है। E स्टैंड फॉर इमोशन। इमोशन मतलब जो आपके इंडिविजुअल के उसका एक इंडिविजुअल का मीनिंग और एक पर्सन का मीनिंग है, वो किस तरह मीनिंग लेता है, एक चीज़ को नेगेटिव लेता है, पॉजिटिव लेता है। अपने मीनिंग फ़र्द के मीनिंग को समझना है, जिस बात को समझना है। एंड लास्ट है इस मॉडल में P इज़ इक्वल टू पर्सपेक्टिव, मतलब आपने एक पर्सन के, एक इंडिविजुअल के पर्सपेक्टिव को समझना है, उसके नुक्ता नज़र को समझना है, और एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों तरह से उसकी पर्सपेक्टिव को जानना है। नेक्स्ट हम देखते हैं यूजेस ऑफ इमेजरी इन एक्सरसाइज। इमेजरी के जो हैं वो यूजेस क्या हैं एक्सरसाइज के अंदर। फर्स्ट हम देखते हैं कि यूजेस ऑफ एक्सरसाइज में देखते हैं एक्सरसाइज टेक्निक्स। इमेजरी जो है वो बेस्ट एक्सरसाइज टेक्निक्स अपनाने और तैयार करने में मदद देती है। सेकंड हम देखते हैं एरोबिक रूटीन। एरोबिक रूटीन में हम देखते हैं एरोबिक इमेजरी जो है वो एरोबिक की रूटीन को तैयार करने में या फिर खुद तैयार होने में मदद देती है कि आप एरोबिक रूटीन कर रहे हो, कैसे डेवलप कर रहे हो आप, उसमें मदद देती है इमेजरी। एक्सरसाइज कॉन्टेक्स्ट इमेजरी मतलब मीन्स कि एक ख़ास मंजर या फिर एक स्पेसिफिक इन्वॉल्वमेंट बनाती है इमेजरी। फोर्थ है अपीयरेंस इमेजेस, मतलब ज़ाहिरी शक्ल की इमेजेस बनाती है, आपकी बॉडी की वो इमेजेस बनाती है जैसे आप उसको देखना चाहते हो, जैसे आपकी बॉडी की वही इमेज बनाती है जो आप चाहते हैं।
फिफ्थ देखते हैं हम कंपटीशन आउटकम्स। कॉम्पिटिशन्स में जो है वो बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए तैयार होने में भी मदद देती है इमेजरी। नेक्स्ट हम देखते हैं फिटनेस एंड हेल्थ आउटकम्स। फिटनेस इमेजरी और सेहत में बेहतरी की मतलब इम्प्रूवमेंट, हेल्थ में इम्प्रूवमेंट की इमेजेस बनाने में मदद देती है। इमोशंस एंड फीलिंग एसोसिएट विद इमेजरी। इमेजरी जो हमारे इमोशंस, हमारे जज्बात में एक्साइटमेंट पैदा करती है और जो है वो हमारा मेंटल डिप्रेशन लेवल होता है उसको कम करती है, मतलब हमारी एंजाइटी, हमारे स्ट्रेस को, हमारे एंजाइटी लेवल को रिड्यूस करने में मदद करती है। एंड लास्ट में हम देखते हैं एक्सरसाइज एज सेल्फ एफिशिएंसी। इसमें देखते हैं इमेजरी ऐसी इमेजेस बनाती है जो एक्सरसाइज को कंटिन्यू रखने के लिए हमारे अंदर कॉन्फिडेंस पैदा करती है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि नेगेटिव इफेक्ट्स ऑफ इमेजरी क्या है। नेगेटिव इफेक्ट्स ऑफ इमेजरी जो है वो एक्सेसिव एंजाइटी, मतलब वो बेहद जो है वो एंजाइटी बढ़ा देती है, हमारे अंदर एंजाइटी लेवल को बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर देती है। नेक्स्ट हम देते हैं डिस्ट्रैक्टिबिलिटी। हमारा गोल होता है, ज़्यादातर हम अगर टेंशन ले रहे हैं, हमने इमेजरी के अंदर नेगेटिव करैक्टरिस्टिक्स को जो है वो इमेजिन कर लिया, तो हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, हम अपना कॉन्फिडेंस लेवल को भी ब्रेक कर देते हैं, ठीक है, हम लेक ऑफ कॉन्फिडेंस के शिकार हो जाते हैं। थर्ड हम देखते हैं कि लेक ऑफ इमेज कंट्रोल। मैंने आपको पहले बताया था कि अगर हम इमेज को कंट्रोल नहीं करते हैं तो हम बहुत ज़्यादा इररेलेवेंट क्लूज़ की तरफ चले जाते हैं। लास्ट हम देखते हैं कि ओवर कॉन्फिडेंस, मतलब अगर आपने इमेजरी के अंदर इमेजेस बनाए हैं कि आप बहुत अच्छी एक्सपीरियंस, आप बहुत अच्छा जो है वो परफॉर्मेंस दे रहे हो, आपकी स्किल्स बहुत इंक्रीज़ हो गई है, तो ऑटोमेटिकली आप बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस भी हो सकते हैं, जिससे आप ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से आप अच्छी परफॉर्मेंस ना दे सकें। लास्ट टॉपिक हम देख रहे हैं कि व्हेन टू यूज़ इमेजरी। एथलीट्स जो है वो इमेजरी कहाँ पर यूज़ करते हैं। एथलीट्स जो है वो प्रैक्टिस से पहले और बाद में इमेजरी यूज़ करते हैं, कंपटीशन से पहले और बाद में इमेजरी यूज़ करते हैं, ऑफ सेशंस के अंदर इमेजरी यूज़ करते हैं, ड्यूरिंग ब्रेक के अंदर इमेजरी का यूज़ करते हैं, पर्सनल टाइम में यूज़ करते हैं, और वो यूज़ करते हैं अपने जैसे उनको इंजरी हुई है, इंजरी को रिकवर करने के लिए, इंजरी से ठीक होने के लिए भी वो इमेजरी का यूज़ करते हैं। थैंक यू। आई होप आपको ये सारी इमेजरी के टॉपिक्स समझ आए होंगे।